Hello everyone, very warm and very cheerful welcome to all of you. Myself यशस्वी व्यास from Resonance Pre Medical Department. तो आज के लेक्चर में बच्चों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक के जो हमारे लेक्चर्स हो गए हैं, 3 लेक्चर्स अभी तक हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें कि हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4th एनिमल किंगडम हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो 3 लेक्चर्स उसके अभी तक हमारे हो चुके हैं। टुडे इज़ द आवर 4th लेक्चर, राइट। तो आज का हमारा ये 4th लेक्चर है, जिसमें कि अब तक हम बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में मैंने आपको जो 11 संघ बताए थे, 11 फाइलम, राइट, 11 फाइलम जो मैंने आपको जंतु जगत के बताए थे, कौन कौन से बताए थे? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको कवर कर दिया था। बेसिक्स ऑफ क्लास सारे कवर नहीं किए हैं, डोंट वरी, अभी तक हमने सारे कंप्लीट नहीं किए हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं पॉरीफेरा। सबसे पहले हमने बेसिक्स कवर किया था, वर्गीकरण का आधार। उसके बाद में हमने पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, राइट, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। तो आशा करती हूँ कि अभी तक जो भी लेक्चर्स आपको हम डिलीवर कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्थोपोडा टू इकाइनोडर्मेटा, राइट। तो 3 फाइलम आज हम कवर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्थोपोडा का डायग्राम है, ये है मोलस्का एंड ये है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें कि स्टारफिश आती है। तो आज 1 बाय 1 हम चलते जाएंगे। आप जानते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने जो फाइलम स्टार्ट किए थे, उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो जटिलता थी, वो काफ़ी कम थी। जैसे जैसे हम हायर एनिमल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि उच्च कशेरुकी की तरफ, अभी आपको बताऊंगी मैं कशेरुकी अकशेरुकी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो जैसे जैसे हम संघों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थोपोडा से इकाइनोडर्मेटा तक। आज हम कंप्लीट कर लेंगे हमारे लेक्चर को। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट देखिए, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थोपोडा, संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा एक ऐसा संघ है, ऐसा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा संघ इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सारे इंसेक्ट होते हैं, जो सारे कीट होते हैं, वो इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ये जो आपको डायग्राम सारे दिख रहे हैं, जो भी सारे कीड़े मकोड़े, जो भी होते हैं ना, कीट, इंसेक्ट की जिसकी हम बात करते हैं, वो सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थोपोडा के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मैंने बटरफ्लाई है, ग्रास हॉपर है, और ये क्रैब है, ये सारे ये किसके अंदर आते हैं? ये सारे ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। तो ये डायग्राम आपको इसीलिए ही विजुअलाइज किया जाता है, क्योंकि आप एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं, ठीक है, रट लेते हैं, बट एनसीईआरटी में जितने डायग्राम्स दिए हुए हैं, उतने तो हम आपके लिए लेकर आए ही हैं। साथ में हम आपके लिए उन सारे डायग्राम्स को लेकर आए हैं, ताकि आप उन सारे इंसेक्ट को, उन सारे एनिमल्स को विजुअलाइज कर सकें। क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि सारी चीज़ें आपको रटने वाली होती है, कुछ चीज़ें आपको विजुअलाइज करने की भी होती हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम। फर्स्ट, संघ ऑर्थोपोडा। तो जैसा कि हम लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम संगठन का स्तर देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं, उनकी सिलोम देखते हैं, उनके अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन पथ है, श्वसन पथ है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आपको बच्चों बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को डिलीवर किया जा रहा है। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आपको लेक्चर्स को 2 से 3 बार देखना है, बार बार में रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, ताकि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर मेन। तो देखिए, सबसे पहले संगठन का स्तर। तो संघ ऑर्थोपोडा के अंदर कैसा पाया जाता है? अंग तंत्र स्तर का संगठन इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है सम्मिति। तो सम्मिति इनमें कैसी होती है? सम्मिति इनमें होती है द्विपार्श्व सम्मिति, यानी कि क्या बोलेंगे हम इसको? बाइलेटरल सिमेट्री। क्या होती है बाइलेटरल सिमेट्री? हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि एक ही सिंपल प्लेन से कट किया जाएगा और 2 इक्वल पार्ट्स में एनिमल डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम
जर्म लेयर की, यानी कि जनन स्तर। तो जनन स्तर कैसा होता है इनमें? त्रिकोरकी। त्रिकोरकी का मीनिंग क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग जल्दी से बताइए क्या होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, जिनमें ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उसी को बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। फाइन। नेक्स्ट देखिए इनकी गुहा। गुहा कैसी होती है इनमें? यानी कि गुहा का मीनिंग क्या होता है? सीलोम। तो सीलोम कैसी होती है इनमें? प्रगुह्य। राइट, कैसे होते हैं ये? प्रगुह्य। प्रगुह्य का मतलब क्या होता है? इनके अंदर सीलोम उपस्थित होती है। साथ में कैसे होते हैं ये? विखंडित। विखंडित प्राणी भी ये होते हैं। एनसीईआरटी की सारी लाइंस को हम कवर करते हुए चल रहे हैं, तो किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड जो आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, किसी भी वर्ड को आप इग्नोर नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सारे वर्ड्स आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है। समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट देखिए आवास। ये रहते कहाँ पर है? हैबिट और हैबिटाट इनका कैसा होता है? तो देखिए इनका हैबिटाट कैसा होता है? ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। बात समझ में आई? सबसे बड़ा संघ। तो जो सबसे बड़ा जो फाइलम है वो किसको कहा गया है? मैं इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ ताकि आप अलग से, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। राइट, तो ये सबसे बड़ा संघ है कौन सा? ऑर्थोपोडा। क्यों? बिकॉज जो सारे इंसेक्ट हैं बच्चों इसी के अंतर्गत आते हैं। तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने पढ़ा अंग तंत्र का स्तर, द्विपार्श्व समिति, प्रगुह्य, विखंडित और ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ। नेक्स्ट देखिए जिसमें कीट भी सम्मिलित है, जिसमें सारे कीट इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट लगभग 2/3 जाति पर पृथ्वी, लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा ही है। 2/3 पार्ट जो है वो किसका है? वो किसका है? वो है किसका? ऑर्थोपोडा का। यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं आप, ये क्रैब का कार्टून टाइप दिया हुआ है, ये भी एक टाइप का इंसेक्ट ही है। तो यहाँ पर जो है इंसेक्ट के ये सारे डायग्राम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए पाचन पथ। तो इनमें पाचन पथ कैसा होता है? इनके अंदर पाचन पथ कैसा होता है? कंप्लीट। कैसा होता है इनके अंदर? कंप्लीट। पाचन पथ होता है इनके अंदर कंप्लीट। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके श्वसन अंग की। तो इनके अंदर कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं? देखिए इनमें होते हैं क्लोम, पुस्तक क्लोम। पुस्तक क्लोम का मतलब क्या होता है? बुक लंग्स। राइट। नेक्स्ट पुस्तक फुफ्फुस, यानी कि इसको बोला जाता है क्लोम, बुक लंग्स एंड सेम ही होते हैं, सेम ही टाइप के होते हैं ये, बट इनको अलग अलग नाम से बोला गया है। पुस्तक क्लोम और पुस्तक फुफ्फुस, यानी कि बुक लंग्स इसको बोला जाता है। अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा होता है? श्वसनिकाओं के द्वारा इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट संवेदी अंग इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राइट, इंपॉर्टेंट है इनके संवेदी अंग। क्या है वो है श्रृंगिकाएं, नेत्र, सामान्य तथा संयुक्त। जब आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक जंतुओं में शारीरिक संगठन जो आपका चैप्टर है जिसमें आपके सारे टिश्यूज हैं, उनमें आपके कॉकरोच का जो है पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे कॉकरोच के डायग्राम में एक सिंपल आई है जिसको कि सामान्य आंख नेत्र बोला गया है, और एक संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र का मीनिंग क्या होता है? कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज का मीनिंग क्या होता है कि इनके अंदर जो इमेज बनती है वो सिंपल इमेज नहीं होती है। तो कैसी इमेज होती है? तो इनके अंदर बच्चों कई छोटी छोटी इकाइयों के रूप में इमेज बनती है, जिसको बोला जाता है ओमेटिडिया। राइट, क्या बोला जाता है जिसको? ओमेटिडिया। तो ये इनकी विशेषता होती है, कई सारे ओमेटिड मिलकर इमेज बनाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है संयुक्त नेत्र।
जो कि बहुत स्पेशल होती है। नेक्स्ट संतुलन पुटी, तो इनके जो है इनके बैलेंस के लिए क्या क्या होते हैं इनके अंदर होती है श्रृंगिकाएं। श्रृंगिकाएं को बोला जाता है एंटीना, राइट। श्रृंगिकाएं को क्या बोलते हैं? एंटीना। एंटीने समझते हैं ना, इंसेक्ट के आगे जो दो लगे होते हैं एंटीने, इंसेक्ट के आगे दो, ये चींटी है ये, राइट, ये चींटी है, आंट है। तो इंसेक्ट के आगे जो कॉकरोच तो सभी ने देखा होगा, तो कॉकरोच के ऊपर जो स्टेबल के सेंस के लिए जो लगे होते हैं उनको बोला जाता है संवेदी अंग, यानी कि श्रृंगिकाएं उनमें से एक होती है। नेत्र आपको बता ही चुके हैं हम। साथ में क्या होती है? संतुलन पुटी यानी स्टेटोसिस्ट इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र, तो इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इनमें उत्सर्जन होता है मेलपिगी नलिका के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें किसके द्वारा होता है इनमें उत्सर्जन? उत्सर्जन इनके अंदर होता है मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा। परिसंचरण कैसा होता है इनमें? परिसंचरण होता है इनके अंदर खुले प्रकार का, राइट। नेक्स्ट देखिए प्रजनन। प्रजनन कैसा होता है इनमें? नर तथा मादा पृथक होते हैं। नर तथा मादा पृथक, यानी कि मेल अलग है और फीमेल अलग है, दोनों की बॉडी अलग अलग होती है। नेक्स्ट अधिकांश अंडप्रजक। अंडप्रजक का मतलब क्या होता है? ओवीपेरस, ठीक है। अंडे को जन्म देते हैं, डायरेक्टली वयस्क को जन्म नहीं देते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, उसके बाद में उसी से एडल्ट बनता है। नेक्स्ट देखिए परिवर्धन कैसा होता है इनमें? प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा। और लार्वा अवस्था के द्वारा जब डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि अप्रत्यक्ष परिवर्धन। प्रत्यक्ष परिवर्धन जिसमें कि डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन होता है? डायरेक्टली एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। बट इनमें क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्माण, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? डायरेक्टली स्वतः ही क्या हो जाएगा? अपने आप ही एडल्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो किसके द्वारा होगा? लार्वा के द्वारा होगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर विशिष्ट लक्षण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं इनमें विशिष्ट लक्षण के द्वारा? विशिष्ट लक्षण देखिए इनमें ऑर्थोपोडा का शरीर काइटिन बहिकंकाल से ढका रहता है। शरीर, सिर, वक्ष, ये देखिए काइटिन बहिकंकाल से ढका हुआ, काइटिन से ढका हुआ होता है इनका शरीर। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। शरीर किसमें बटा हुआ होता है? सिर यानी कि हेड, वक्ष यानी कि थोरैक्स तथा एब्डोमेन के द्वारा बटा हुआ होता है। इनकी जो बॉडी होती है कैसी? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के द्वारा डिवाइडेड होती है। काइटिन से मिलकर बना होता है। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए ऑर्थोपोडा मतलब संधि और पोडा मतलब उपांग। इसमें क्या होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्यों बोला इनको जॉइंटेड अपेंडेजेस? क्योंकि इनके जो अपेंडेजेस हैं वो जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उदर। सिर ऊपर वाला, बीच वाला वक्ष और नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन पार्ट, यानी कि उदर भाग। तो वो पार्ट एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? संधि युक्त पाद या जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल तो हमको छोड़ के जाने ही नहीं है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ही सभी के, राइट। क्यों है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट? क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। तो किसी भी एग्जाम्पल को आपको यही नहीं सोचना है कि ये ज़्यादा है या एनसीईआरटी में नहीं होगा, नहीं। सारी चीज़ें जो आपको डिलीवर की जा रही है सारी एनसीईआरटी बेस है, कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए
ये जो आपके लिए जो डायग्राम दिए जा रहे हैं ना आपको, कलरफुल डायग्राम, वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम के लिए याद रख पाएँ। बिकॉज होता क्या है, अगर हम किसी चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं तो वो हमारे माइंड में परमानेंट मेमोरी बना लेती है, ताकि हम उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएँ। तो यहाँ पर जो आपको कलरफुल डायग्राम्स दिए जा रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप जो चैप्टर, आपका जो टॉपिक चल रहा है, इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ते जाएं, साथ में आप इनको, इन सारी चीज़ों को ढंग से याद रख पाएँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑर्थोपोडा के उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी ने गिवन दिया हुआ है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट में कौन कौन से आते हैं? एपिस मधुमक्खी, बॉम्बेक्स रेशम कीट और लेसिफर लाख कीट। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों बोला जा रहा है इनको? क्योंकि इनसे पैसा अर्न किया जाता है। कैसे? मधुमक्खी से आपको पता है क्या मिलता है? शहद मिलता है। बॉम्बेक्स मुरई रेशम कीट से क्या मिलता है? रेशम मिलता है। लेसिफर, देखिए लाख कीट, लाख के चूड़े सभी ने देखे है ना, जो लाख बनती है वो भी एक इंसेक्ट से मिलकर इंसेक्ट बनाती है। तो ये डायग्राम आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप याद रखें। तो मधुमक्खी, बॉम्बेक्स और लेसिफर किसके एग्जाम्पल है? ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल है। कौन से वाले? जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, रोगवाहक कीट। रोगवाहक कीट का मीनिंग क्या है? जो कि रोग को फैलाते हैं, जो कि डिजीज को फैलाते हैं। तो कौन कौन से उसमें? एनाफिलीज, आपको पता है एनाफिलीज क्या करती है? फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाती है, राइट। प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलाती है। 12th में पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट एडीज मच्छर। तो एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज ये क्या है? रोग को फैलाने का काम करते हैं। ये मलेरिया फैलाती है। ये क्यूलेक्स मच्छर जो है एक डिजीज होती है हाथी पाँव नाम से, ठीक है। हाथी पाँव, जिसमें जो मनुष्य का जो एक पैर होता है वो हाथी की तरह बड़ा हो जाता है, राइट। एडीज मच्छर, तो ये तीनों ही क्या करते हैं? रोगों को फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूथ पीड़क टिड्डी लोकस्टा, वो भी इसी के अंदर आती है। एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी में ये गिवन है। नेक्स्ट है जीवित जीवाश्म, अगेन इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लिम्यूलस, किंग क्रैब, राइट। जीवित जीवाश्म किसको बोला गया है? लिम्यूलस को, किंग क्रैब को। जीवाश्म का मतलब समझते हैं? बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है और उसके अंदर वही कैरेक्टर्स अभी भी जीवित हैं। तो जीवित जीवाश्म किसको बोला जाता है? लिम्यूलस को बोला जाता है। नेक्स्ट झींगा, पेलेमन प्रॉन, याद रखिएगा किसके अंतर्गत आता है? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। तो झींगा, पेलेमन प्रॉन किसका एग्जाम्पल? ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, तो ये भी किस में आएगा? आपके ऑर्थोपोडा के अंदर आता है। फाइन, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। किसको कंप्लीट कर चुके हैं हम? ऑर्थोपोडा को, राइट। तो ऑर्थोपोडा हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सारा जो दिया जा रहा है कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोलस्का की। मोलस्का के बाद में इकानोडर्म्स की हम बात करेंगे। तो मोलस्का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। याद रखना है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? कौन सा है? जल्दी से बताइए। मोलस्का। तो पहला कौन सा है मैम? पहला है ऑर्थोपोडा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, पहला ऑर्थोपोडा। क्यों है ऑर्थोपोडा? बिकॉज 2/3 पार्ट पर, 2/3 भाग पर ऑर्थोपोडा ही है पृथ्वी पर, इसीलिए। सेकंड कौन सा है? मोलस्का है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे डायग्राम जो दिए गए हैं आपको, ये किसके हैं? मोलस्का के। ध्यान से देखिए, इनकी जो बॉडी दिख रही है आपको, कैसे दिख रही है? देखिए, ऑक्टोपस है, स्नेल है, राइट। ऑक्टोपस तो देखा ही है ना सभी ने। ये स्नेल है, ये सब है। अभी आएंगे ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, ये सारे मोलस्का हैं। इनकी बॉडी को देख के कुछ पता लगा सकते हो? क्या दिख रहा है इनकी बॉडी से देख के? कुछ लग रहा है पता? इनकी बॉडी होती है बच्चों बहुत सॉफ्ट बॉडीड होती है, इनकी बहुत कोमल होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है कोमल शरीर वाले जंतु। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है कोमल शरीर वाले जंतु। कोमल शरीर क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट। आप खुद डायग्राम से देखिए, बहुत सॉफ्ट बॉडी इनके अंदर होती है, इसलिए इनको बोला जाता है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म। तो मोलस्का स्टार्ट करते हैं अब हम।
ओके, संघ मोलस्का, कोमल शरीर वाले जंतु। ये स्नेल का डायग्राम दिया हुआ है, देखो कितना प्यारा सा क्यूट सा दिख रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट, संगठन का स्तर। तो कैसा है इनमें संगठन का स्तर? वही अंग तंत्र स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। सम्मिति कैसी होती है इनके अंदर? द्विपार्श्व सम्मिति होती है। नेक्स्ट, जनन स्तर ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरकी। त्रिकोरकी का मीनिंग क्या है? जिनमें कि एक्टो, एंडो और मेसोडर्म है। बायलेटरल सिमेट्री आप सभी को पता है ना, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री अंग तंत्र हो ही गया। ऑर्गन सिस्टम, आपको मैं इंग्लिश के टर्म्स भी बताती जा रही हूँ ताकि आप इंग्लिश की टर्म्स भी कुछ याद रखें। गुहा, नेक्स्ट गुहा कैसी होती है इनमें? प्रगुहीय। प्रगुही का मतलब क्या होता है? सीलोम। तो इनमें सीलोम उपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वभाव एवं आवास। तो कैसा होता है, कैसे होते हैं ये? स्थलीय तथा जलीय। स्थलीय तथा जलीय। स्थलीय का मतलब, स्थलीय का मीनिंग क्या होता है? लैंड पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले भी होते हैं ये। एंड जलीय, जलीय का मीनिंग क्या होता है? एक्वेटिक। क्या होता है जलीय का मीनिंग? एक्वेटिक। एक्वेटिक। लवणीय का मीनिंग क्या होता है? लवणीय का मीनिंग होता है मेराइन। मेराइन का मीनिंग क्या होता है? जिनमें कि ऐसा वाटर जिनमें कि क्या है? लवण उपस्थित है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेराइन। अलवणीय का मीनिंग जो कि फ्रेश है, यानी कि फ्रेश वाटर। समझ में आ गई इतनी बात सभी को? क्या बताया अभी तक आपको? अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है, द्विपार्श्व सम्मिति होती है, प्रगुहा होती है, स्थल्य में होते हैं, लवणीय होते हैं, अलवणीय होते हैं। लवण का मतलब मेराइन, यानी कि जिनमें की, लवण का मतलब जिनमें की सॉल्ट उपस्थित है, खारा पानी कहने का मतलब है ना। और अलवणीय का मीनिंग क्या होता है? जिनमें की खारा पानी नहीं, यानी कि कैसे है वो? फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट देखिए, ओहो क्या हो गया? ओके, पाचन पथ। तो पाचन पथ कैसा होता है इनके अंदर? पाचन पथ होता है इनके अंदर पूर्ण। तो पूर्ण पाचन तंत्र इनके अंदर होता है। नेक्स्ट, मुख में भोजन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट है क्या? इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, राइट। इसको हाईलाइट कर दिया है मैंने ताकि आप इसको याद रखें। तो इनमें मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग पाया जाता है, जिसको बोला जाता है रेड्यूला, रेती जीवा। क्या बोला जाता है जिसको? रेती जीवा। तो आपसे पूछा जाए कि रेड्यूला किनके अंदर पाया जाता है, तो रेड्यूला किसमें पाया जाता है बच्चों? मोलस्का के अंदर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मार्क द पॉइंट। नेक्स्ट इज परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र कैसा होता है इनमें? परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट, जनन तंत्र व परिवर्धन कैसा होता है? सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं। कैसे होते हैं इनमें? नर तथा मादा पृथक, अलग अलग होते हैं दोनों। मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तथा अंड प्रजक, अंड प्रजक का मीनिंग क्या है? ओविपेरस। कैसे होते हैं ये? ओविपेरस, अंडे को जन्म देते हैं पहले। नेक्स्ट, परिवर्तन की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो लार्वा के द्वारा, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर पाया जाता है। लार्वा के द्वारा इनमें डेवलपमेंट पाया जाएगा। ये जो है स्नेल है ये, और ये ऑक्टोपस आपको नजर आ रहा होगा, है ना। ठीक है, चलिए ऑक्टोपस 8 आर्म्स होती है इसकी, आप सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है
शरीर कैसा होता है इनका? कोमल। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका हुआ होता है। शरीर कैसा होता है? कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, परंतु कठोर कैल्शियम के कवच के द्वारा ढका हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए, इनका शरीर अखंडित कैसा होता है? इनका शरीर अखंडित होता है। खंडित किसका था? ऑर्थोपोडा था खंडित। ठीक है, याद है आपको? मैंने बताया था, वहां पे लिखा था मैंने विखंडित, याद है ना? विखंडित। उनकी बॉडी होती है खंडों में, बट इनकी बॉडी खंडों में नहीं होती है। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और अखंडित होती है, जिनमें सिर, पेशियपात और ककुत। देखिए क्या होते हैं ये? हेड, मस्क्यूलर फुट तथा एक अंतरंग ककुद यानी विसरल हम्प इनके अंदर पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर डायग्राम लगाया गया है आप ही के लिए, मोलस्का का है। तो ये देखिए, ये जो है दिया हुआ है यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये वाला वर्ड। ये स्टमक, ये मेंटल कैविटी होती है बच्चों। ये देखिए मेंटल कैविटी, ये ऊपर वाली कैविटी होती है, अभी आएगा ये। देखिए मेंटल, त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रावार बनाती है। क्या बनाती है? ककुद के ऊपर यानी कि विसरल हम्प के ऊपर क्या बनाती है? प्रावार यानी कि मेंटल बनाती है। और इस ककुद तथा प्रावार के बीच के स्थान को मेंटल कैविटी कहते हैं, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। दिस इज द मेंटल कैविटी विच इज प्रेजेंट इन द मोलस्कन्स बॉडी। मेंटल कैविटी जो कि किसके ऊपर उपस्थित होती है? जो कि उपस्थित होती है इसके शरीर के ऊपर, मोलस्का के शरीर के ऊपर। तो ये देख रहे हैं आप, ये मेंटल कैविटी है। और इसी के अंदर क्या होता है? इनके अंदर ये देखिए, ये दिस इज मेंटल, ये रहा मेंटल। और ये मेंटल किसके बीच में कैविटी होती है? किसके बीच में कैविटी होती है? ये ककुद तथा प्रावार के बीच में। ककुद का मीनिंग क्या है? विसरल हम्प, और मेंटल के बीच में जो कैविटी होती है वही कहलाती है इनकी मेंटल कैविटी। तो इस तरीके से इनका कुछ डायग्राम होता है। ये इनका शेल होता है, शंखनुमा, आपने देखे होंगे। नीचे वाला फुट होता है, ये है रेड्यूला, दिस इज रेड्यूला, फाइन, दिस इज रेड्यूला, रेती जीवा जिसको बोला गया है। ये है मेंटल कैविटी, दिस इज एनस, दिस इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये डायग्राम दिया गया है, अलग से दिया है बस ताकि मैं आपको विजुअलाइज करा सकूं, बाकी एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जिनमें पख के समान क्लोम यानी कि पख के समान क्लोम, फेदर लाइक गिल्स इनमें पाए जाते हैं, जो कि किसमें मदद करते हैं? श्वसन एवं उत्सर्जन में मदद करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये। एक तो मैंने आपको इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, रेड्यूला इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, इनमें क्या होता है? इनकी बॉडी अखंडित होती है, कठोर कैल्शियम का कवच इनके अंदर पाया जाता है, शरीर कोमल होता है, विसरल हम्प होता है, हेड, पेशियपाद, मस्कुलर फुट और अंतरंग ककुद इनमें पाया जाता है। त्वचा की नरम, ये जो ककुद है, ऊपर वाला ही पार्ट को बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रावार या मेंटल बनाती है। ये आपको नजर आ रहा है मेंटल, ये नीचे वाला पार्ट ये मेंटल और ये है कैविटी। नेक्स्ट, ककुद तथा प्रावार के बीच के स्थान को प्रावार गुहा मेंटल कैविटी कहते हैं, जो कि किसमें मदद करती है? साथ में जिसमें पख के समान क्लोम, फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, जिनको कि क्या बोला, जो कि किसमें मदद करते हैं? श्वसन तथा उत्सर्जन में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट हो गया। अब नाउ द एग्जाम्पल्स। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स जो आपको दिए जा रहे हैं समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट, ये इतना बोरिंग पार्ट भी नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे सोचते हैं कि ये वाला पोर्शन एनिमल किंगडम, जंतु जगत बोरिंग है, याद ही नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है। तो दिक्कत तो इसलिए होती है क्योंकि आप लोग क्या करते हो? आप लोग सिर्फ एक बार में पढ़ के छोड़ देते हो, उसको बार बार में रिवाइज नहीं करते हो। जब तक किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे तो भाई याद कैसे होगी, है ना? इसीलिए हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम बार बार में
रिवाइज करते रहते हैं। और रिवाइज करने का बेनिफिट क्या होता है, हमको वो चीज़ें परमानेंट टाइम के लिए याद हो जाती है। ठीक है, तो इन वीडियो को आपको बार बार देखना है, अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लेना है। एनसीईआरटी से एक ऐसा वर्ड नहीं है जो कि आपको हमारे इस वीडियो में, इस लेक्चर में नहीं मिलेगा। आपकी सारी एनसीईआरटी को हम कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपकी एनसीईआरटी, अगर आप ये एक वीडियो भी देख लेंगे ना, आपकी एनसीईआरटी फटाफट से सॉल्व हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट शर्त क्या है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद करनी होगी। ठीक है, तो चलिए मोलस्का के उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। पहला एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये पहला एप्पल स्नेल जिसको बोला जाता है, सेब घोंगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। नेक्स्ट है पिंक टाडा, मुक्ता शुक्ति, पर्ल ऑयस्टर। पर्ल मोती जो बनता है ना, देखो ये रहा मोती, दिख रहा है कितना प्यारा सा मोती है, ये रहा मोती, दिख रहा है, तो ये पर्ल ऑयस्टर है। नेक्स्ट सीपिया कटल फिश, देखो कितनी प्यारी सी है सीपिया कटल फिश। तो कटल फिश का नाम सुन के इसको फिशेस में मत डाल देना, है ना। ये सीपिया जो है किस में आती है, ये मोलस्का के अंदर आती है। नेक्स्ट लॉलीगो स्क्विड, ये भी इसका एग्जाम्पल ही है मोलस्का का। तो कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें, पायला, पिंक टाडा, मुक्ता शुक्ति, पर्ल ऑयस्टर बोला जाता है, सीपिया, ये कटल फिश और लॉलीगो स्क्विड। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इसके बारे में कौन नहीं जानता, बेताल मछली, डेविल फिश जिसको कि बोला जाता है ऑक्टोपस। देखो ये ऑक्टोपस मैंने यहाँ पे भी बनाया था, ये ऑक्टोपस, और ये सच्ची वाला कौन सा था, ये रहा सच्ची वाला ऑक्टोपस, दिखाया था ना मैंने आपको, ये रियल वाला ऑक्टोपस है, ये ऐसे ऐसे दिखता है ये ऑक्टोपस। ठीक है, फाइन। ऑक्टोपस, बेताल मछली, डेविल फिश किस में आती है, मोलस्का में आती है। एप्लाइशिया समुद्री खरगोश, यह है समुद्री खरगोश। ठीक है, सी हेयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सी हेयर। नेक्स्ट डेंटेलियम रदकवचर, टस्क शेल, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, किसमें, मोलस्का के अंतर्गत। कीटोप्ल्यूरा, काइटन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मोलस्का के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, हमारा जो टारगेट था, कौन सा था टारगेट था आज हमारा, इकाइनोडर्मेटा। तो अब पढ़ेंगे हम कौन सा था, सबसे पहले ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वी डिड इट, फाइन। नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा, इनकी भी एक विशेषता है, जैसे कि ऑर्थोपोडा की विशेषता थी कि उनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस थे, संधि युक्त पाद थे। अब इसमें क्या है, मोलस्का में भी क्या था, मोलस्का में भी सॉफ्ट बॉडी थी, उनमें ककुत था, विसरल हम्प था, हेड जो है, हेड सिर और विसरल हम्प और मेंटल कैविटी जो कि मैंने आपको बताई थी, राइट। इकाइनोडर्मेटा की भी एक विशेषता है, क्या है वो विशेषता, ये शूल युक्त प्राणी होते हैं। शूल युक्त का मीनिंग क्या होता है, स्पाइनी, स्पाइन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए आप डायग्राम में आपको ये देखिए, ये रहा डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखिए, देख पा रहे हैं आप, इनकी बॉडी पे देखो स्पाइन 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 आपको नजर आ रहे हैं, शूल युक्त, है ना। स्टारफिश इसमें अंदर आती है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा के हैं। तो नेक्स्ट चलिए, इकाइनोडर्मेटा शूल युक्त प्राणी, देखिए यहाँ पर आ गया, ये दिख रहा है आपको, सी आर्चिन है, ये सी आर्चिन एग्जाम्पल होता है किसका, इकाइनोडर्मेटा का। नेक्स्ट देखते हैं अब हम संगठन का स्तर। तो संगठन का स्तर कैसा होता है इनके अंदर, अंग तंत्र प्रकार का, कैसे होता है, अंग तंत्र प्रकार का संगठन इनमें पाया जाता है। सम्मिति देखिए इनमें, सम्मिति कैसी होती है, अब यहाँ पे डिफरेंस आता है बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए एक तो वयस्क में सिमेट्री होती है और एक लार्वा के अंदर अलग सिमेट्री होती है। क्या, देखिए
जो वयस्क होते हैं, जो वयस्क इकाइनोडर्म्स होते हैं, उनमें अरीय रूप से सम्मित होते हैं। वो कैसे? अरीय सम्मिति, यानी कि रेडियल सिमेट्री उनके अंदर पाई जाती है। परंतु लार्वा जो अवस्था होती है उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। याद रखेंगे इसको, बाइलेटरल सिमेट्री याद रखना ही पड़ेगा, है ना, याद रखना ही पड़ेगा। जो वयस्क होते हैं उनमें अरीय रूप से सम्मित होते हैं वो, और जो लार्वा होते हैं वो द्विपार्श्व रूप से सम्मित होते हैं। किसके अंदर? इकाइनोडर्मेटा के अंदर। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी सम्मिति कैसी होती है, तो वयस्क में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले अरीय। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, ना तो लार्वा दिया हुआ है और ना ही एडल्ट दिया हुआ है, यानी कि वयस्क दिया हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे? आंसर अरीय लगा कर आएंगे। बट आपसे अगर लार्वा में पूछा है क्वेश्चन कि लार्वा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो यू हैव टू आंसर द बाइलेटरल सिमेट्री। आपको क्या आंसर करना है? द्विपार्श्व सम्मिति आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए जनन स्तर। जनन स्तर कैसा होता है इनमें? तो त्रिकोरकी होता है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट सीलोम कैसी होती है? गुहिया, सीलोमेट जंतु होते हैं ये। स्वभाव और आवास कैसा होता है इनमें? सभी समुद्री वासी होते हैं। अब यहाँ पर याद रखने की बात है, कैसे हैं? सभी समुद्री वासी है, समुद्र में आवास, समुद्र में रहने वाले हैं, स्थल में कोई नहीं रहता है। इनको नहीं पसंद, इनको दुनियादारी नहीं पसंद, है ना, इनको जो है पानी वाली दुनिया पसंद है, समुद्र की दुनिया पसंद है, ये दुनियादारी के बीच में नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पाचन पथ। तो पाचन पथ इनमें कैसा होता है? पाचन पथ होता है इनमें पूर्ण, पाचन पथ होगा इनमें पूर्ण, राइट। नेक्स्ट तथा सामान्यतः मुख अधर होता है, अधर तल पर, तथा मल द्वार कहाँ पर होता है? पृष्ठ, यानी कि डॉर्सल साइड पे। मुख का मीनिंग क्या है? मुख का मीनिंग है माउथ। पहले इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। मुख, मुख कहाँ पर होगा? मुख होगा अधर में, नहीं, मुख होगा अधर में, अधर तल पर, और मल द्वार कहाँ पर होगा? वो होगा पृष्ठ साइड पर। बच्चों ये आपको डिफरेंस पता है इनके बीच में? डॉर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है? देखिए आज हम बताते हैं आपको। तो मुख कौन सी साइड पे होता है? वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल का मीनिंग होता है ये वाली साइड, आगे वाली साइड, और डॉर्सल साइड का मीनिंग क्या होता है? ये पीछे वाली साइड। अगर मैं मेरी बात करूं कि मेरी डॉर्सल साइड कौन सी है और मेरी वेंट्रल साइड कौन सी है, तो ये जो आपको मेरी पीछे वाली साइड दिख रही है, दिस इज माय डॉर्सल साइड, ये मेरी डॉर्सल साइड है। यानी कि डॉर्सल का मीनिंग क्या है? पृष्ठ, ठीक है, समझ में आई बात। और वेंट्रल का मीनिंग क्या होता है? ये आगे वाली, ये आगे वाली, फ्रंट वाली। तो वेंट्रल साइड आगे और डॉर्सल साइड ये पीछे, ठीक है। तो मल द्वार कहाँ पर होता है? इनके पृष्ठ सतह पे, यानी कि डॉर्सल साइड पे। और मुख पर कौन सा होता है? मुख पर होता है इनके, सॉरी, वेंट्रल साइड पे कौन सा होता है? मुख। माउथ को क्या बोलते हैं हम? मुख। और मल द्वार यानी कि एनस। तो मुख जो माउथ होता है वो इनके आगे की साइड होता है, आगे की साइड है वेंट्रल साइड पर, जबकि जो डॉर्सल साइड पे कौन सा होता है? एनस होती है। डॉर्सल साइड ये पीछे वाली साइड, और वेंट्रल साइड ये आगे वाली साइड। अगर मैं अपने हाथ की बात करूं कि मेरे हाथ पे डॉर्सल कौन सा है, वेंट्रल कौन सा है, तो डॉर्सल साइड कौन सी होगी मेरी? दिस वन, राइट। ये वाली साइड कौन सी है मेरी? डॉर्सल साइड। और ये वाली साइड कौन सी है मेरी? वेंट्रल साइड। बात समझ में आ रही है? दिस इज द डॉर्सल साइड। डॉर्सल का मीनिंग पृष्ठ। और ये वाली आगे वाली साइड कौन सी है? वेंट्रल साइड। वेंट्रल का मीनिंग अधर। तो अधर तल पर कौन सा होता है? मुख होता है। और जो पृष्ठ सतह है यानी कि डॉर्सल साइड, वहां पर एनस होती है। ये स्टारफिश आपको डायग्राम में दिया ही हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ओ ये क्या हो गया? फाइन। उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है इनमें? उत्सर्जन तंत्र का इनके अंदर मेनली अभाव होता है इनके अंदर। नेक्स्ट श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र
दोनों इनमें उपस्थित होते हैं, ठीक है, दोनों इनके अंदर पाए जाते हैं। ये स्टारफिश देख लीजिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जनन। तो जनन इनमें कैसा होता है, नर तथा मादा वही पृथक पृथक होंगे, अलग अलग हैं नर तथा मादा, मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों अलग अलग है। तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। कैसा जनन होता है इनके अंदर, लैंगिक जनन, मीनिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, जनन निषेचन सामान्यतया बाह्य, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है इनके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मीनिंग की क्या होता है एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग जो कि बॉडी के बाहर होता है, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के अंदर रहता है, आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन इनके अंदर, बट कैसा होता है, इनके अंदर होता है बाह्य निषेचन, यानी कि जो निषेचन है, नर तथा मादा युग्मक कहाँ पर मिलते हैं, नर तथा मादा युग्मक शरीर के बाहर मिलते हैं, तो कैसा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट अगर मैं बात करूं आपसे आंतरिक निषेचन की, बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पर अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो यहाँ पर जो सर्वाइवेबिलिटी होती है, यानी कि जीने का अस्तित्व की जो संभावनाएं होती उतनी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि नर तथा मादा युग्मक बॉडी के बाहर मिल रहे हैं, और अगर बॉडी के बाहर मिल रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है, हो सकता है गैमेट्स नष्ट हो जाएं, हो सकता है उन गैमेट्स को कोई खा जाए, नष्ट हो जाए किसी भी तरीके से। तो बच्चों, अगर नर तथा मादा युग्मक मिलेंगे ही नहीं तो नया वयस्क कैसे बनेगा। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे सर्वाइबिलिटी कितनी होती है, कम। बट हाँ, ये टॉपिक अब आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, बट इतना सा समझ लीजिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जो कि बॉडी के बाहर होता है। नेक्स्ट देखिए, परिवर्धन। तो परिवर्धन कैसा होता है इनके अंदर, परिवर्धन होता है इनमें अप्रत्यक्ष एवं कैसे होता है मुक्तोप्लावी लार्वावस्था के द्वारा इनमें परिवर्धन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विशिष्ट लक्षण की। अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। जल संवहन तंत्र क्या होता है इनके अंदर जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इस संघ की विशेषता होती है, जो कि गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायता करता है। तो आपको याद करना है, इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जल संवहन तंत्र होता है, जो कि चलन में यानी गमन में तथा भोजन को पकड़ने में तथा श्वसन में सहायता करता है। तो इस विशिष्ट लक्षण आपको पता होने चाहिए कि किसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल क्या होता है इनके अंदर, कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल। कैसा होता है इनका एंडोस्केलेटन, इनका एंडोस्केलेटन होता है कैल्शियम युक्त, कैल्शियम द्वारा कैलकेरियस एंडोस्केलेटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है कैलकेरियस एंडोस्केलेटन, राइट। इनके अंदर कैलकेरियस एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इसलिए इनका नाम क्या होता है, इसीलिए इनका नाम होता है शूलयुक्त शरीर, स्पाइनी बॉडी वाला इनका शरीर पाया जाता है। ज्यादा बड़ा हो गया ये, इकाइनोडर्मेटा, फाइन। तो इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल होता है, इसीलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा, शूलयुक्त शरीर, स्पाइनी बॉडी इनकी पाई जाती है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, इनके एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन आप जानते ही हैं, इंपॉर्टेंट है ही सभी के एग्जाम्पल्स, राइट। तो देखिए, एस्टेरियस, तारामीन, स्टारफिश,
एनसीईआरटी में दी हुई है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। स्टारफिश में आपको कई स्लाइड्स में, लास्ट की कई स्लाइड में दिखा भी चुकी हूँ, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, वो भी आपके सामने हमने शो कर दी है। इकाइनस समुद्री अर्चिन यानी कि सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन यानी कि सेम हो जाएगा। सी अर्चिन, ये सी अर्चिन देखिए, इसी का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा का। एंटीडॉन समुद्री लिली, दिख रही है आपको, ये समुद्री लिली है, ये एंटीडॉन जिसको बोला जाता है, समुद्री लिली इसका कॉमन नेम है, एंटीडॉन भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए कुकुमेरिया समुद्री करकटी, कुकुमेरिया समुद्री करकटी, सी कुकुम्बर, ये देखिए ये सी कुकुम्बर है। नेक्स्ट ऑफ्यूरा भंगुर तारा, ऑल्सो द फ्रॉम द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में है ये भी, है ना। अब आपसे डायग्राम दे दिया, पूछ लिया बताओ ये कौन सा है, अगर आपने डायग्राम को इग्नोर कर दिया तो, डायग्राम पे ध्यान नहीं दिया, अरे डायग्राम को क्या है क्या ही देखना, डायग्राम को हम तो थ्योरी पढ़ते हैं, तो भाई थ्योरी तो है ही सही, एनसीईआरटी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। इवन आपके डायग्राम के नीचे जो भी लिखा हुआ होता है ना, वहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी हम लेके आ रहे हैं ताकि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ इंटरेस्टिंग वे में। तो ऑफ्यूरा हो गया भंगुर तारा, तो देख लीजिए फिर से एग्जाम्पल, इसके कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल्स एस्टेरियस, इकाइनस और एंटीडॉन समुद्री अर्चिन। तो आज हमने बच्चों क्या क्या कवर किया है, ये हमारा पूरा पार्ट कवर हो चुका है। फाइन, तो आज हमने कौन कौन सा लेक्चर हमारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, हमने किया है आज ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। तो ओवरऑल आज हम इकाइनोडर्मेटा तक बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं, पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद में हमारा बचेगा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि उसमें वर्टिब्रेटा की भी क्लासेस हैं जो कि हमको आगे पढ़नी है, बट बिलीव मी आपको बहुत अच्छे से हम समझा देंगे, डायग्राम्स के थ्रू आपके लिए लेक्चर्स लेके आएंगे ताकि इस टॉपिक को भी, जो कि बच्चे मानते हैं कि बहुत बोरिंग टॉपिक है, बट इस टॉपिक को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि लेक्चर को ठीक तरीके से देखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नोट करेंगे, हाईलाइट करेंगे सारी चीज़ों को और बार बार में रिकॉल करते रहेंगे। इतना हार्ड भी नहीं है जितना हम टफ बना के रखते हैं। कोई भी चीज़ तब तक हार्ड रहती है, तब तक टिपिकल रहती है जब तक हम उसको बना के रखते हैं। ईजी वो तब हो जाती है जब हम खुद अपने मन में सोच लेते हैं कि नहीं यार ये हो जाएगी। ठीक है, तो बिलीव करो, ट्रस्ट रखो खुद पर, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से स्मूथली हैंडल कर पाओ। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो कीप लर्निंग, बाय बाय।